हे ज्योतिष जी, मेरे लिए एक भविष्यवाणी कीजिए। क्या मेरी और इसकी शादी हो पाएगी? अरे लड़की, तुम्हारी शादी का घर एकदम धुंधला दिख रहा है। मुझे डर है कि यह रिश्ता उतना खुशहाल नहीं होगा जितना यह दिख रहा है। अरे ये बात करने का कौन सा तरीका है इतनी खुशी के दिन पर? क्या आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? झूठी बातें ही तो अच्छी लगती। अगर सुनना ही चाहती हो तो सुनो। फिर यह रिश्ता खुशहाल क्यों नहीं होगा? तुम्हारी नाक की नोक काली पड़ रही है। इसका मतलब है कि तुम्हारी धन की किस्मत पर ग्रहण लगा हुआ है। जिस इंसान पर तुम इतना भरोसा कर रही हो उसकी वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब चल रही है। वो बाहर से भले ही मजबूत दिख रहा हो पर अंदर से एकदम खोखला है, कर्जों से डूबा हुआ है। अरे आपकी परेशानी क्या है? हम यहाँ आपके काम की तारीफ करने आए थे और आप बकवास बातें किए जा रहे हैं और हमें बद्दुआ दे रहे हैं। जनाब, मुझे आपके माथे पर एक काली छाया दिख रही है। ये कानून से जुड़ी परेशानियों का इशारा है। अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो कानूनी विवाद होगा और अगर किस्मत खराब रही तो जेल होगी। आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है पर मुझे डर है कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। और जिस इंसान को आपने धोखा दिया है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना, जब चेहरे पर ऐसे लक्षण आते हैं तो जेल जाना तो तय होता है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। इसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। बात ऐसी नहीं है, मेरी पूरी बात तो सुनिए। भी मान्य भविष्यवाणियां पूरी हुई। 3 में से 1, 3 दिन पहले आपको ब्रेन कैंसर है। आपकी जिंदगी अब ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही बची है। जीवन की उल्टी गिनती का पता चला। सिस्टम का रिवर्सल मिशन शुरू हुआ। भविष्यवाणी सिस्टम जोड़ा गया। स्थान सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफिस का प्रवेश द्वार। समय हर दिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। लक्ष्य 3 ग्राहकों की मदद करना और तीनों भविष्यवाणियां एकदम सटीक होना। दूसरा ग्राहक, गुरुजी ये लीजिए 10,000 रूपए, जरा मेरे बारे में भी देख कर बताइए, मेरी शादी कैसी रहेगी? जनाब, आपका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा है। अजीब कैसे? आपका चिल्ड्रन पैलेस भरा हुआ और चमकदार है। आपकी रंगत अच्छी दिख रही है। इससे पता चलता है कि आपका अपने बच्चों से बहुत गहरा लगाव है और वे आपका बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी, आप तो वाकई में कमाल हैं। मेरे बेटे ने पिछले ही महीने मेरी पुरानी कार बदलकर मुझे नई कार दिलाई है। वो सच में मेरा बहुत ध्यान रखता है। ये देखिए गुरुजी, ये मेरा बेटा है। सुंदर है ना? जमीन तो अच्छी दिख रही है लेकिन उस पर फसल किसी और परिवार की उगी है। गुरुजी, आपके कहने का क्या मतलब है? कभी सोचा है आपका और आपकी पत्नी का चेहरा चौकोर है और जबड़ा चौड़ा है, तो फिर आपके बेटे का चेहरा इतना पतला क्यों है? जब वो छोटा और सुंदर था तो पड़ोसी मजाक में कहते थे कि आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है और बेटा तो आप पर बिल्कुल भी नहीं गया है। उसने तो बस सारे अच्छे गुण ही लिए हैं। आपके बेटे की भौहों की ऊंचाई और जबड़े की चौड़ाई न तो आपसे मिलती है और न ही आपकी पत्नी से। जड़ों में इस तरह का बदलाव होना सामान्य बात नहीं है। ठीक है, ये वाकई कोई छोटी बात नहीं है। बीप, मान्य भविष्यवाणियां पूरी हुई। 3 में से 2। गुरुजी, अब हमारी बारी है। जरा हमें भी देख कर बताइए, मैं और ये बूढ़े झांग, हमारी शादी अच्छी रहेगी या नहीं? हम तो बस एक अच्छा शगुन चाहते हैं। तुम्हारी गालों की हड्डियां बाहर निकली हुई हैं, नाक पर उभार है और होंठ पतले हैं। ये एक निर्दयी और कठोर इंसान का चेहरा होता है। इसके अलावा तुम्हारी आंखों की पुतलियों के 3 तरफ सफेद हिस्सा दिखता है। जिनकी आंखें ऐसी होती हैं उनकी नीयत कभी अच्छी नहीं होती। तुम जो चाहती हो वो शादी नहीं है। तुम्हारा ध्यान इस इंसान की जायदाद पर है ना? अरे ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जनाब, आपका संपत्ति का घर बड़ा और समृद्ध है। आपका परिवार अच्छे घराने से है। आपके पास कम से कम एक मकान तो जरूर है, लेकिन इस वक्त एक गहरा नीला साया आपके संपत्ति के घर को ढक रहा है। ये इस बात का बुरा संकेत है कि कोई आपकी चीजें हड़पने की कोशिश कर रहा है। कोई आपकी संपत्ति हथियाने की योजना बना रहा है। वो आपको नकली शादी करने के लिए मना रहा है ताकि वह लोन लेकर अपने बेटे के लिए घर खरीद सके। जैसे ही कागजात उसके नाम पर ट्रांसफर होंगे, अगले ही दिन वह आपको छोड़ देगा। ये सच नहीं है। तुम्हारी बाईं भौं पर एक तिल है लेकिन वह धुंधला है और उसका आकार भी खराब है। ये एक नुकीला तिल है। ऐसे तिल वाले लोग दूसरों का भरोसा तोड़ने में माहिर होते हैं। तुम इस चाल का इस्तेमाल बुजुर्गों को ठगने के लिए करती हो और यह पहली बार नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। भी तीनों भविष्यवाणियों का मिशन पूरा हुआ। इनाम का हिसाब लगाया जा रहा है। बची हुई जिंदगी 30 दिन बढ़ा दी गई है। बधाई हो। होस्ट को 10 लाख रुपए नकद इनाम के रूप में मिले हैं। मैं बच गया। मिशन पूरा हुआ। अब चलने का वक्त हो गया है। मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ। मैं 5 लाख दूंगा। मैं 5 लाख दूंगा। मैं 5 लाख दूंगा। गुरुजी, मैं वांग जियान हुआ हूँ। मैं 50 लाख दूंगा। कृपया मुझ पर एक एहसान कीजिए। एक और भविष्यवाणी कर दीजिए। मैं बस अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा, आज के लिए अपॉइंटमेंट खत्म हो चुके हैं। गुरुजी, नियम तो सख्त होते ही हैं, लेकिन इंसान तो थोड़ा लचीला हो सकता है ना? अगर 50 लाख कम लग रहे हैं तो मैं और ज्यादा देने को तैयार हूँ। 3 बजने वाले हैं। मेरी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है। एक बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट अपने हाथ में वो ब्लैक कार्ड पकड़े रह गया और रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर एकदम अकेला हैरान परेशान खड़ा रह गया। उसकी पूरी जिंदगी में यह पहली बार था जब उसे कोई ऐसा इंसान मिला था जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। रात को घर लौटने के बाद जियांग फेंक गहरी नींद में सो गया, लेकिन इस बीच बाहर की दुनिया में उसकी वजह से टहलका मच चुका था। तीनों मामले सच साबित हो चुके थे, जिससे रजिस्ट्री दफ्तर वाले ज्योतिषी की काबिलियत पर पक्की मुहर लग गई थी। पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और करोड़पति सब उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों ने तो उससे सिर्फ एक जुमला सुनने के लिए लाखों
लाखों रुपए तक देने की पेशकश कर दी थी। नया मिशन मिला, समय हर दिन रात 11 बजे से तड़के 1 बजे तक। तरीका टैरो कार्ड रीडिंग। क्षेत्र गंभीर अपराध मामले। लक्ष्य 3 ग्राहकों की मदद करना और तीनों भविष्यवाणियां एकदम सटीक होना। रात के समय मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन बिल्डिंग पहुंचा। अरे क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा कि तुम कहाँ खड़े हो? ये कोई रात का बाजार नहीं है। अपना सामान समेटो और अभी के अभी यहाँ से निकलो। मेरी दुकान से किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं बस 2 घंटे ही रुकूंगा, 1 मिनट भी नहीं। इससे पहले कि मैं किसी को बुलाऊं चुपचाप चले जाऊं। मैं नहीं जाऊंगा। छोटा झांग, क्या चल रहा है यहाँ? सर मुझे एक सुराग मिला है। कौन सा सुराग? अभी कार्ड्स नहीं देखे हैं इसलिए मुझे नहीं पता। पुलिस के साथ मजाक करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस वाले साहब, क्या कोई खबर मिली? क्या मेरी बेटी मिल गई? श्रीमती ली, पहले आप उठिए, हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। हमारी दूसरी टीम सड़कों पर तलाश कर रही है। जैसे ही कोई खबर मिलेगी हम आपको तुरंत बताएंगे। पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं। आप ही लोगों ने कहा था कि शुरुआत के 48 घंटे सबसे अहम होते हैं। अब वो वक्त खत्म हो रहा है। क्या आपको अब तक कोई सुराग नहीं मिला? अगर किसी को ढूंढना है तो एक कार्ड चुनिए। अपना मुंह बंद रखो, जरा देखो तो हम किस हालात से गुजर रहे हैं। यहाँ आकर और तमाशा मत खड़े करो। क्या आप वाकई भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या आप पता लगा सकते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है? बूढ़े ली, ये बस एक ढोंगी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो उसे ढूंढ नहीं पाए तो क्या मैं ये कोशिश भी नहीं कर सकती? आपको कितने पैसे चाहिए? मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। मैं पैसे नहीं लेता। अपने बाएं हाथ से ताश के पत्तों को फेंटी और एक कार्ड निकाली। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। उल्टा। दर्द अब कम हो रहा है। आसपास के माहौल की विशेषताओं का विश्लेषण। नमी, धातु के टकराने की आवाज और उड़ने वाले रसायनों की बदबू। वो अभी भी जिंदा है। वो इस शहर के उत्तर दिशा में है, पानी के पास। आसपास की जगह काफी खुली है और वहाँ घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। और क्या आप उस इंसान को जानते हैं जो उसे ले गया है? उसके कपड़ों से पेंट की तेज बदबू आ रही है। ये कोई ताजा बदबू नहीं है, बल्कि ये किसी ऐसे इंसान की बदबू है जो हर वक्त पेंट से घिरा रहता है। सोचिए, ऐसा कौन हो सकता है? बूढ़ा लियो, ठेकेदार लियो। उसका हमारे साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था और उसने तो धमकी भी दी थी। परसों वो हमारे घर औजार लेने आया था और उसके कपड़ों से बिल्कुल वैसी ही बदबू आ रही थी। ठेकेदार लियो जियानमीन की जांच करो, तुरंत उसकी लोकेशन का पता लगाओ। भी मान्य भविष्यवाणियां पूरी हुई। 3 में से 1 घंटे बाद वो पकड़ा गया है। वो ठीक वहीं था जहां आपने कहा था। इसका श्रेय आपको जाता है। मैं तो बस एक भविष्यवक्ता हूँ। बातें घुमाना बंद कीजिए। आपको पता था कि ये एक अपहरण था। जानकारी छुपाना या गैर कानूनी तरीके से डेटा हासिल करना भी एक अपराध है। मैंने कुछ नहीं छुपाया। जैसे ही वे आए मैंने सब कुछ बता दिया। कैप्टन जाओ, कैनाल वाले मामले का डीएनए मैच का रिजल्ट आ गया है। डेटाबेस में कोई मैच नहीं मिला। फिर से कोई मैच नहीं। जिन्हें हमने चुना था उन लापता लोगों में से कोई भी आदमी मैच नहीं करता। इसका कोई मतलब नहीं बनता। हड्डियां मोटी हैं, हड्डियों का डेंसिटी ज्यादा है, हालांकि पेल्विस अधूरा है। फिर भी एंगल यही इशारा करता है कि वो एक पुरुष था। लेकिन लापता पुरुषों में से सभी को खारिज कर दिया गया है। वो आदमी नहीं था, वो शरीर एक महिला का था। आप लोग गलत दिशा में गए, इसीलिए आपको कुछ नहीं मिला। सर, ये एक साइंटिफिक एनालिसिस है। पीड़ित की तीसरी लंबर, वर्टेब्रा की चौड़ाई और पेल्विस के टुकड़ों का कोण पुरुष की विशेषताओं को दर्शाते हैं। एक कार्ड निकालिए और मैं आपको वजह बताता हूँ। सीधी स्थिति में एम्प्रेस का कार्ड, प्रचुरता की झूठी मुस्कान, असामान्य विकास, लंबे समय तक बाहरी पुरुष हार्मोन्स का सेवन, सेकेंडरी बोन डेवलपमेंट। वो एक एथलीट थी। वो फेंकने वाले खेल से जुड़ी थी। एम्प्रेस कार्ड मातृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मरने से पहले उसने अभी अभी एक गर्भपात झेला था या फिर अभी अभी जन्म दिया था। असंभव, गर्भाशय नहीं मिला। आपको ये कैसे पता चला? सिंफिसिस प्यूबिस से। सिंफिसिस प्यूबिस के पिछले हिस्से की जांच कीजिए। अगर वहाँ कोई पुराना गड्ढा है तो वह जन्म का निशान है। अगर हाल ही में टूटने के निशान है तो वह गर्भपात था। कैप्टन जाओ, मुझे वापस जाकर एक और जांच करनी होगी। अगर यह गलत निकला तो तुम आज रात यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। वैध भविष्यवाणियां पूरी हुई। 3 में से 2। कैप्टन जाओ, अब क्या हुआ? मैं आपको आखिरी रीडिंग देता हूँ। चलिए पता लगाते हैं कि आपके दिल को क्या तड़पा रहा है। मुझे कुछ नहीं तड़पाता। सबके पास राज होते हैं, खासकर पुलिस वालों के पास। कैप्टन जाओ सही थे। सिंफिसिस प्यूबिस पर चोट के निशान हैं। जांच में टेट्राहाइड्रोस्टेरोन के अवशेष मिले हैं। वह सच में एक महिला ही थी। हमें एक स्पोर्ट्स स्कूल में उसके गायब होने का रिकॉर्ड मिला है। वह शॉर्ट पुट फेंकने वाली एथलीट थी जो 3 महीने से गायब थी। हम सही रास्ते पर हैं। 2 मामले, एक अपहरण और एक हत्या। सब कुछ इस लड़के द्वारा पहले ही बता दिया गया था, जिसने पुलिस थाने के सामने एक तंबू लगाया हुआ है। जाओ ई का उसे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। 5 मिनट बाकी हैं। क्या कोई आ रहा है? वो अभी भी उसकी आंतरिक दुविधा को सुलझाने में उसकी मदद करना चाहता था। उसे बचाओ। बाईं तरफ मत जाओ, टैंक बाईं तरफ है और वो फटने वाला है। आह, घायल को ले जाया गया है। जिस तरह से झाओ ई मुझे देख रहा था वो अब किसी ठग या संदिग्ध को देखने वाला नजरिया नहीं था। ये ऐसा था जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार वो अपनी किस्मत दिखाने के लिए तैयार हो गया। मुझे एक कार्ड निकालने दीजिए। उल्टा जस्टिस, न्याय का बिगड़ना, अंदरूनी भ्रष्टाचार, बेहद अहम जानकारी। उस हथियार में अभी भी एक गोली कम है। कैप्टन जाओ, 3 साल पहले के उस ड्रग विरोधी ऑपरेशन में आपका खबरी मारा गया था। आपको हमेशा लगा कि तस्करों को उसके बारे में पता चल गया था, लेकिन कार्ड कहता है कि ऐसा नहीं था। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस इंसान ने जानकारी लीक की थी और जिस इंसान ने गोली चलाई थी वो इसी इमारत में है।
और वह ठीक आपके बगल में खड़ा है। आज भी उसकी बंदूक में वही एक गोली कम है। बी, मेजबान ने अपराधों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को सुलझाने में मदद की है और एक पुलिस अधिकारी की जान बचाई है। मिशन का मूल्यांकन एकदम सही। इनाम की गणना की जा रही है। हानिकारक कोशिकाएं 8% कम हुई हैं। बची हुई जिंदगी 60 दिन बढ़ गई है। नकद इनाम 20 लाख। मैं थोड़ा आराम करने के लिए घर वापस आया ही था कि एक और मिशन आ गया। नया मिशन जारी किया गया। स्थान चुनटेंग इंटरनेशनल बाइलिंगुअल किंडरगार्टन का प्रवेश द्वार। तरीका हड्डियों को पढ़ना और मातृ बंधन का मूल्यांकन करने के लिए पात्रों का विश्लेषण। 3 ग्राहकों को देखना और तीनों भविष्यवाणियों को सही साबित करना। एक किंडरगार्टन चुनटेंग इंटरनेशनल बाइलिंगुअल किंडरगार्टन शहर का सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल। इसकी सालाना फीस 3 लाख है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे प्रभावशाली परिवारों से आते हैं। सिस्टम ने कठिनाई बढ़ा दी है। अभी अभी मिले इनाम को जोड़कर भी मेरे पास 4 महीने से कम की जिंदगी बची है। अगर मैंने मिशन पूरे नहीं किए तो कैंसर की कोशिकाएं मेरा इंतजार नहीं करेंगी। अगले दिन वो क्रैश के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। हम प्रतिभा का मूल्यांकन करते हैं। बच्चा जैसा है वही बताएगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। 3 रीडिंग और काम खत्म। तुम ये क्या कर रहे हो? तंबू लगा रहे हो? ये एक प्राइवेट स्कूल का गेट है। यहाँ तंबू लगाना सख्त मना है। अभी यहाँ से हटो वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये फुटपाथ नगर निगम का है। स्कूल की सीमा उस सीढ़ी से शुरू होती है। मैंने सीमा पार नहीं की है। फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस जगह की सुंदरता खराब कर रहे हो। मैंने चलने वाले रास्ते को नहीं घेरा है और न ही दमकल गाड़ियों का रास्ता रोका है। अगर आप मुझे जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे तो मैं अधिकार के दुरुपयोग की शिकायत करूंगा और एक वीडियो भी पोस्ट करूंगा। तो फिर थोड़ा दूर हो जाओ। उन माता पिता को परेशान मत करो जो बच्चों को लेने आए हैं। मास्टर, आप बच्चों में क्या देखते हैं? उनका भविष्य और उनकी प्रतिभा। आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं। इतना सस्ता? तो फिर मेरे हाव हाव को देखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उसमें हार्वर्ड या येल में पढ़ने की प्रतिभा है। हमारा परिवार पहले से ही आईवी लीग विश्वविद्यालयों के लिए फंड तैयार कर रहा है। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे तो मीट खाना है। हार्वर्ड और येल, इस जन्म में तो उसकी कोई खास उम्मीद नहीं है। मास्टर, क्या ये थोड़ा ज्यादा सीधा फैसला नहीं हो गया? हमारा हाव हाव भले ही थोड़ा पेटू हो लेकिन वह बहुत समझदार है। यहाँ तक कि उसके पियानो टीचर ने भी कहा है कि उसके हाथ बड़े और मजबूत हैं। मैडम, क्या आप सच सुनना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। वो हार्वर्ड नहीं जाएगा लेकिन न्यू ओरिएंटल कुकिंग स्कूल में वो यकीनन सबसे बेहतरीन छात्र बनेगा। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कि हमारा परिवार उसकी पढ़ाई पर हर साल कितना खर्च करता है? पियानो क्लास, घुड़सवारी और गोल्फ। सिर्फ प्राइवेट टीचरों पर ही हम हर साल 20 लाख खर्च करते हैं और आप कह रहे हैं कि वह एक शेफ बनेगा? मैडम, खर्च किया गया पैसा और उसकी प्रतिभा दो अलग अलग बातें हैं। भले ही आपके बेटे की कलाई की हड्डियां चर्बी से ढकी हों लेकिन ध्यान से छूने पर पता चलता है कि वे एक आम इंसान से ज्यादा चौड़ी हैं। इसके अलावा रेडियस की स्टाइलॉइड प्रोसेस बहुत लचीली है। बॉडी रीडिंग में इसे तत्वों पर महारत हासिल करने वाले हाथ कहा जाता है। सुनने में तो बहुत शानदार लगता है। ये सच में शानदार है। उसमें बर्तन पैन संभालने की जन्मजात प्रतिभा है। उंगलियों के जोड़ मोटे और छोटे हैं। हथेलियां चौड़ी और गर्मी सहने लायक हैं और वह तापमान को बिल्कुल सटीक तरीके से संभाल सकता है। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें पियानो बजाना पसंद है? नहीं, पियानो की आवाज बहुत खराब होती है। वह टिक टिक करने वाला मेट्रोनोम मुझे बहुत चिढ़ाता है। हाव हाव, फालतू बातें मत करो। कल ही तो तुमने अपनी दादी के लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाया था। मैंने वो सिर्फ दादी को उल्लू बनाकर बर्गर ऐंठने के लिए बजाया था। और मम्मी, आपके हाथ का खाना बहुत ही बेस्वाद होता है। उसमें सिर्फ नमक का स्वाद आता है। आंटी झांग के हाथ का पोर्क बहुत स्वादिष्ट होता है। उन्होंने कढ़ाई में चीनी का एक बड़ा टुकड़ा डाला था और एक काला तरल भी उड़ेल दिया था। आपके बच्चे की टेस्ट बड्स आम इंसान से 10 गुना ज्यादा संवेदनशील हैं। स्वादों को परखने की उसकी क्षमता एक वरदान है। उसे काली और सफेद पियानो को दबाने के लिए मजबूर करना उसके भविष्य को बर्बाद करना है। एक 3 स्टार मिशेलिन शेफ बनने के भविष्य को। आप जीत गए। क्या तुम सच में खाना पकाना सीखना चाहते हो? हाँ, मैं मुर्गियों की बड़ी बड़ी टांगे बनाना सीखना चाहता हूँ। मास्टर, मेरी बेटी को देखिए। मास्टर, मेरा बेटा हमेशा खोया खोया रहता है। किस बात के मास्टर? अभी जो हुआ उससे कुछ साबित नहीं होता। उस गोल मटोल लड़के को देखकर कोई भी बता सकता है कि उसे खाना पसंद है। ये तो कोई भी तुक्का लगा सकता था। आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तो बस आपकी पोल खोलने आया हूँ। सब लोग कहते हैं कि तुम कमाल के हो। देखना चाहता हूँ कि तुम असली हुनर पहचान पाते हो या नहीं। ये मेरी बेटी है, लिन शियाओमान। पूरा स्कूल इसे एक होनहार बच्ची मानता है। 3 साल की उम्र में इसे तंग राजवंश की 300 कविताएं जबानी याद थी। 5 साल की उम्र में ये दिमाग ही दिमाग में 3 अंकों वाले नंबरों का गुणा और भाग कर लेती थी। अब ये खुद ही कैलकुलस की पढ़ाई कर रही है। अरे वाह, इतनी छोटी सी उम्र में कैलकुलस पढ़ रही है। ये तो वही मशहूर होनहार बच्ची है। मास्टर, जरा इसके लक्षण तो देखिए। देखिए, क्या ये आइंस्टीन का पुनर्जन्म है या फिर मैरी क्यूरी का नया जन्म? बहुत ज्यादा तनाव है। माँ बाप के दबाव ने इसे ऐसा बना दिया है। ये बिल्कुल एक मशीन की तरह काम कर रही है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुमने कभी इतनी असाधारण शारीरिक बनावट नहीं देखी? ये कोई जीनियस नहीं है। ये कुछ छुपा रही है। हैं शियाओमान, इन्हें सुनाओ तो जरा। प्रिंस तंग पैवेलियन की भूमिका, युहांग का पुराना इलाका, होंगडू की नई राजधानी।
कहानी सितारे यी और जेन के बीच बटे हैं। धरती हैंग और लू को जोड़ती है, 3 नदियों को समेटती है और 5 झीलों को घेरे हुए है। झिंग को संभालती है और यूए तक पहुंचती है। रुको, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। इसने बस एक रिकॉर्डर की तरह इन आवाजों को अपने दिमाग में रट लिया है। तो क्या हुआ? याद कर पाना भी तो एक हुनर है ना। हुनर तो है, पर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। जरा इसकी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर देखो, ये घबराहट की निशानी है। और सिर के पीछे की हड्डी, ऑक्सीपिटल बोन को देखो, सिर का पिछला हिस्सा छपटा है और भव्य आंखों पर दबाव बना रही हैं। ऐसी बनावट वाले बच्चे बहुत संवेदनशील और शक करने वाले होते हैं और वे दूसरों से तारीफ पाने के लिए तड़पते हैं। बच्ची, जब अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने पिता को देखा था तो तुम्हारी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ डर था। तुम्हें डर है कि कहीं एक शब्द गलत न हो जाए और तुम्हें सोने न मिले। डर है कि कोई सवाल गलत न हो जाए और तुम्हें उस बिना खिड़की वाले कमरे में बंद न कर दिया जाए। चुप रहो। क्या बच्चे को भड़का रहे हो? मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ और तुम्हें पकड़वाता हूँ। शियाओमान, चलो यहाँ से। इस पागल की बकवास मत सुनो। हाँ 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 हाँ। अरे, मछुआरों के गाने शाम के सन्नाटे में गूंजते हैं और उनकी आवाजें पेंगली के किनारों तक जाती हैं। हंस ठंड से कांप उठते हैं और उनकी चीखें हेंगयांग के तट पर थम जाती हैं। मुझे अब और नहीं सुनाना, मुझे नहीं बोलना। पापा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हें नहीं मारा। इसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ, अभी भी वक्त है। अगले 2 सालों में जब ये दबाव बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तो ये होनहार बच्ची नहीं रहेगी और आगे चलकर बेहद शातिर और असामाजिक दिमाग वाली इंसान बन सकती है। मुझे नहीं सुनाना, मुझे नहीं बोलना। पापा गलत थे। सही भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, 3 में से 2। अरे भाई, अभी भी एक भविष्यवाणी बाकी है क्या? एक बाकी है। आप क्या जानना चाहती हैं श्रीमती जी? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा पोता मेरी जगह संभाल पाएगा। जरा देखिए, क्या यह शेंग परिवार के साम्राज्य को कायम रख पाएगा? मुझे इसके हाथ की रेखाएं और बनावट देखनी होगी। ये क्या कर रहे हैं आप? छूने दीजिए इन्हें। सिर का ऊपरी हिस्सा छपटा, चौड़ा और बिना उभार का है। इसमें अधिकार और सत्ता की कमी है। किस्मत का आकलन। एस क्लास का ऐश आराम उड़ाने वाला लड़का, ए क्लास का सिरफिरा घुमक्कड़ और एसएस क्लास का खानदान डुबोने वाला वारिस। श्रीमती जी, ये बच्चा कारोबार नहीं संभाल पाएगा। क्यों? अपने पोते की उंगलियों को देखिए, ये लंबी और पतली हैं। जब ये मुट्ठी बंद करता है तो उंगलियों के बीच गत्ते का टुकड़ा भी निकल सकता है। इसे कहते हैं हाथों से धन फिसलना। पानी बिना निशान छोड़े बह जाता है, सोना बिना आवाज के निकल जाता है। इसके अलावा यहाँ यात्री सितारे का निशान है। इस हिस्से की हड्डी काफी उभरी हुई और चमकदार है। इससे पता चलता है कि ये एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। ये इस शहर में नहीं ठहर सकता। किसी दफ्तर में बैठना तो दूर की बात है, अगर आपने जबरदस्ती इसे अरबों की जायदाद सौंप भी दी और चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाकर कागजों पर दस्तखत करवाए तो 10 साल के अंदर ये पूरे शेंग ग्रुप को बेच देगा, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया की सैर का टिकट खरीद सके, या फिर अंटार्कटिका में पेंगुइन देखने के लिए कंपनी की किसी शाखा को गिरवी रख देगा। तुम ये कहना चाहते हो कि शेंग परिवार का इकलौता पोता एक उड़ाऊ लड़का है? उड़ाऊ होना तो तुलनात्मक बात है। बिजनेस की दुनिया में ये उड़ाऊ साबित होगा, लेकिन किसी और क्षेत्र में ये जीनियस है। किस क्षेत्र में? पैसे खर्च करने की कला में। ये नई चीजों के प्रति स्वभाव से ही संवेदनशील है और अनजानी चीजों को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। अगर आपके परिवार की दौलत कई पीढ़ियों तक चलने वाली है तो इसे पैसे उड़ाने देना भी एक अच्छा काम होगा। ये एक बेहतरीन घुमक्कड़ बनेगा। शियाओबाओ, क्या तुम कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहते हो? हैं? दादी, क्या प्रेसिडेंट शेरों को पकड़ सकता है? नहीं। तो फिर मुझे नहीं बनना। मुझे अफ्रीका जाना है, अंटार्कटिका जाना है और मंगल ग्रह पर भी जाना है। ये किंडरगार्टन बहुत बोरिंग है, यहाँ रोज पढ़ना पड़ता है। दौलत उड़ाने वाला लड़का, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। दौलत उड़ाने वाला लड़का। शेंग परिवार 3 पीढ़ियों से व्यापार में है और इतनी दौलत कमाई है। अगर हम एक उड़ाऊ बच्चे का खर्चा भी नहीं उठा सकते तो इन दशकों की मेहनत का क्या फायदा? नौजवान, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सामने मेरे पोते को उड़ाऊ कहने की हिम्मत की है। ये लो, अगर भविष्य में कभी कोई मुसीबत आए तो शेंग परिवार के नाम का इस्तेमाल कर लेना। मेरा समय खत्म हो गया। अरे, पैसे नहीं लोगे? मेरी 3 भविष्यवाणियां पूरी हो गईं। जो देर से आएंगे उन्हें नहीं देखा जाएगा। तय से ज्यादा पैसे लेने से बेवजह के झंझट पैदा होते हैं। मैं इतनी बड़ी रकम बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिलचस्प है, घर लौटकर पता चला कि मैं तो इंटरनेट पर वायरल हो चुका हूँ। तो यही है वो मशहूर अमर गुरु। सोफ का अचानक फोन आया। इन दिनों बाहर ज्यादा मत घूमो, पुलिस स्टेशन के कई बड़े अफसर तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। शेंग परिवार भी तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे पता है। ये सब उस केस की वजह से है। शियाओझांग का पैर बच गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। नया मिशन जारी। स्थान एंटीक मार्केट के ईस्ट गेट की सुबह की मंडी। समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। तरीका लिखावट / चरित्र विश्लेषण। उद्देश्य 3 ग्राहकों को देखना और चीजों के असली या नकली होने की पुष्टि करना। ठीक है, कल सुबह 9 बजे दुर्लभ चीजों की तलाश में जाऊंगा। पंजियायुआन के ईस्ट गेट की नीली चट्टानें इतनी गर्म थीं कि उन पर अंडे तले जा सकते थे। जगह बुजुर्गों से भरी थी जो हाथों में अखरोट घुमा रहे थे और इन्फ्लुएंसर्स हाथ में सेल्फी स्टिक लिए घूम रहे थे। दोस्त, क्या गलत जगह आ गए? एम्प्लॉयमेंट सेंटर अगली गली से बाएं मुड़कर है। ये एंटीक मार्केट है। मैं गलत जगह नहीं आया हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। बूढ़ा वांग लियू जो 20 साल से इस धंधे में था, उसने पहली बार
किसी को लिखावट देखकर प्राचीन वस्तुओं को परखते देखा था। उसे लगा कि यह लड़का या तो बेवकूफ है या दुकानदारों से उलझने आया है। ये धंधे में अनुभव और तेज नजर की जरूरत होती है। तुम लिखावट देखकर असली नकली का पता लगाओगे? तुम्हारी नजर कितनी तेज है, इस पर तो मुझे शक है। वो कांगशी दौर के सिक्के लेजर से उकेरे गए हैं। समझदार आदमी उन्हें नहीं खरीदता। आधा घंटा बीत गया। जियांग फेंक की दुकान के आगे कोई नहीं रुका। यहाँ के लोग लेंस लेकर चलने वाले विशेषज्ञों पर भरोसा करते थे, किसी हाल ही में नौकरी से निकाले गए पारखी पर नहीं। तभी 20 से 22 साल का एक युवक आया जिसने अखबार में लिपटी एक चीज को कसकर पकड़ा हुआ था। वो हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देख रहा था। बॉस, मैंने एक दुकान से मिंग राजवंश की नीली और सफेद चीनी मिट्टी की कटोरी खरीदी है। 5,000 दिए हैं, पर ये कम से कम 50,000 की होनी चाहिए। पास खड़े बूढ़े वांग ने गर्दन उठाई। कटोरी के निचले हिस्से को एक बार देखकर ही उसने सिर घुमा लिया। पहली नजर में ही नकली लग रही है। पंजिया युआन ऐसी चीजों से भरा पड़ा है। लेकिन जियांग फेंक ने कटोरी की तरफ देखा तक नहीं। उसने बस कागज पर लिखे खजाना शब्द को घूर कर देखा। खजाना शब्द के ऊपरी हिस्से में यहाँ ग्लेज की एक परत है और उसके नीचे उकेरे हुए अक्षर मौजूद हैं। ये लिखावट काफी चौड़ी हो गई है, जिसकी वजह से नीचे का अक्षर छिप गया है। ये चीज किसी इंपीरियल किन से नहीं बनी है और न ही ये किसी असली लोक कला की भट्टी की बनी हुई है। इसे तो किसी छोटे से घरेलू कारखाने में तैयार किया गया है। अब जरा नीचे वाले हिस्से पर ध्यान दीजिए। इस जगह पर बहुत जोर लगाकर निशान बनाया गया है, जिससे स्याही चारों तरफ फैल गई है। यह अक्षर नीचे मौजूद है, जो यह दर्शाता है कि इसके आधार में अलग से कुछ जोड़ा गया है। इस कटोरी के निचले हिस्से पर जो निशान है, उसे जेद के पाउडर में गोंद मिलाकर बनाया गया है। ये नामुमकिन है। मैंने इसके निचले हिस्से के निशान की अच्छी तरह जांच की है। इस पर लिखा है महान मिंग राजवंश के छेंगहुआ काल में निर्मित। ये लिखावट बिल्कुल साफ साफ दिख रही है और इस पर घिसावट के निशान भी हैं। ये इतनी साफ इसलिए दिख रही है क्योंकि इसे हाल ही में उकेरा गया है और ये घिसावट सैंड पेपर से घिसकर बनाई गई है। तुम क्या फिजूल बातें कर रहे हो? तुमने तो इसे छुआ तक नहीं है। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि यह नकली है? क्या तुम में इसे तोड़ने की हिम्मत है? अगर ये असली निकली तो मैं तुम्हें 1 लाख चुकाऊंगा, और अगर यह नकली निकली तो इसके टूटे हुए हिस्से से गोंद की परत साफ दिखाई दे जाएगी। तुम चाहो तो इसे चेक करने के लिए लाइटर से जलाकर भी देख सकते हो। इन्होंने तो इस चीज को छुआ तक नहीं, सिर्फ एक अक्षर को देखकर ही पहचान लिया कि इसका निचला हिस्सा गोंद से चिपकाया गया है। ये कोई तुक्का या अंदेशा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इनकी आंखों में सब कुछ आर पार देखने की कला हो। झांग फेंक की दुकान के आसपास उत्सुक लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर ये युवक अब क्या करने वाला है। युवक, जरा मुझे भी कोशिश करने दो। उस कटोरी ने तो मुझे खास प्रभावित नहीं किया, लेकिन इस पेंटिंग के बारे में क्या विचार है? हर ऑक्शन हाउस ने इसके बारे में अलग अलग राय दी है। बूढ़े जिया, क्या आप सच सुनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे खोलने की भी जरूरत नहीं है। चित्र शब्द के ठीक बीच में खेत का अक्षर बना हुआ है। खेत के विभाजन तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खेत अक्षर के आस पास के स्ट्रोक्स की रंगत ठीक वैसी ही है जैसी बीच की लकीर की है। ब्रश से खींची लकीरों की जो लय होनी चाहिए थी, वह बीच में ही टूट गई है। क्या मतलब? इस पेंटिंग का मुख्य हिस्सा तो असली है, लेकिन इसके आसपास लिखे हुए शब्द, मुहरें और फ्रेम किसी दूसरी कलाकृति से काटकर यहाँ जोड़े गए हैं। हमारी इस फील्ड में इसे मुर्दे में जान फूंकना कहते हैं। मैं 1 हफ्ते से इसकी जांच कर रहा था, फिर भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाया था। कई विशेषज्ञों ने तो इसे पूरी तरह असली बताया था, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि इस पर उकेरी गई लिखावट का अंदाज पेंटिंग की शैली से मेल नहीं खाता। तो क्या यह वाकई अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है? अगर आपने आज यह सच्चाई न बताई होती तो मुझे लाखों का नुकसान हो जाता। धक्का मुक्की मत कीजिए, जरा मुझे भी वह जेद का लॉकेट देखने दीजिए। ये भिखारी कहाँ से आ गया? यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे काम में अड़ंगा मत डालो। हाँ, रुको, इस बोरे में क्या है? कुछ नहीं। मुझे नदी के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लोहे का एक भारी सा टुकड़ा मिला था। सोचा था कि इसे कबाड़ी को बेचकर खाना खाने लायक कुछ पैसे कमा लूंगा। इसे बाहर निकालो, मुझे देखना है। हाँ, कोई एक अक्षर लिख दीजिए। मुझे पढ़ना नहीं आता, सिर्फ लोहा लिखना आता है। पहले मैं एक स्टील प्लांट में कुली का काम करता था, इसलिए आप लोहा लिख दीजिए। श्रीमान, ये आपके पढ़ने की फीस है। ये तो लोहा शब्द में दाहिने हिस्से का मतलब होता है खोने वाला और बाएं हिस्से का मतलब होता है धातु। जब ये अपनी असली सुनहरी चमक खो देता है, तब इसका असली रूप सामने आता है। श्रीमान, ये कोई कबाड़ नहीं है। ये तांग राजवंश के जमाने के लोहे के विशाल बैल का सींग है, जिसका इस्तेमाल पीली नदी की बाढ़ को रोकने के लिए किया जाता था। इसके इस टूटे हुए हिस्से पर बने पैटर्न और यहाँ उकेरे गए अक्षरों के टुकड़ों को ध्यान से देखिए। ये तो एक नेशनल ट्रेजर है। हाँ, ये लड़का तो पूरी तरह पागल हो गया है। श्रीमान, इसे कबाड़ी को मत बेचिएगा। यहाँ से बाएं मुड़कर 200 मीटर आगे जाइए, वहाँ म्यूजियम का एक केंद्र है। इसे वहाँ ले जाइए और कहिए कि ये आपको नदी के पुराने सूखे रास्ते के
खंडहरों में मिला है। क्या क्या ये सच है? ये पैसे लीजिए और टैक्सियों में बैठ जाइए। जब आप इसे जमा कर देंगे तो सरकार आपको एक सर्टिफिकेट और इनाम भी देगी। वह राशि आपकी बाकी की जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी होगी। जरूरी सूचना, जिस बुजुर्ग के पास वह काली चीज थी वे तुरंत प्रशासन कार्यालय में पहुंचे। दोहराया जा रहा है, ये प्रथम श्रेणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर है। एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग मिला है। इस दौरान मिशनों का इनाम 50 लाख युआन तक पहुंच चुका है। पुराने तंगहाली के दिनों को याद करके वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। जैसे ही वह नीचे उतरा उसकी मुलाकात सीधे झाओई से हो गई। तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? अपनी आंखों से। तुम छुपने की कोशिश तो कर नहीं रहे थे, इसलिए किराए के दस्तावेज खंगालना कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिर हुआ क्या है? मेरी बहन झाओ शियाओया अजीब हरकतें कर रही है। मैं उसे अस्पताल ले गया था। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन, MRI और ब्लड टेस्ट सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर भी वो बार बार यही कहती है कि कोई उससे बातें करता है। क्या उसे आवाजें सुनाई देती हैं? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। बात सिर्फ आवाजें सुनाई देने की नहीं है। वो कहती है कि सपनों में वह हमेशा एक ही जगह जाती है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है और दीवार के पीछे से कोई अपनी उंगलियों से दीवार खुरचता है, जिससे बहुत तीखी और कर्कश आवाज आती है। और जब वह उठती है तो उसकी उंगलियों के नाखूनों के नीचे राख जमी होती है। तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकोट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं दिखा चुका हूँ। वो इस वक्त सिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में भर्ती है। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर सिजोफ्रेनिया है। दवाइयाँ भी दी गयी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कल जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि दीवार के पीछे मौजूद वह शख्स अब बाहर आने ही वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक खास काबिलियत है। मैंने पिछले 2 मामलों में देखा है कि तुमने क्या किया था। क्या तुम चलकर उसे देख सकते हो? मुझे अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है। बिना किसी मिशन के उसे अपनी भविष्यवाणी गलत होने का डर था। रुको, मुझे उसके पास ले चलो। तुम चलने के लिए तैयार हो? मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं चलकर उससे बात करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अगली सुबह वे मानसिक अस्पताल पहुंचे। बीप, नया मिशन मिला। स्थान, नगर मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के पार्क की बेंच। तरीका, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। क्षेत्र, सच सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। लक्ष्य, 3 मरीजों से मिलना और उनके सपनों का सही विश्लेषण करना। क्या तुम कोई नए मशरूम हो? मैं मशरूम नहीं हूँ, मैं सपनों का अर्थ बताता हूँ। कल रात मुझे फिर वही सपना आया। तुमने सपने में क्या देखा? मैंने सपना देखा कि मैं एक छाता बन गया हूँ। छाते का कपड़ा ऊपर से फटा हुआ था। बारिश का ठंडा पानी अंदर आ रहा था और मुझ पर गिर रहा था। वो पानी इतना ठंडा था कि मेरे हाड़ कांप रहे थे और हड्डियां छटकने लगी थी। क्या मैं जल्द ही मरने वाला हूँ? तुम टूटे हुए नहीं हो और न ही तुम मरने वाले हो। तुम्हें ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सिर पर छाता ताने खड़ा था वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। तुम इंतजार कर रहे हो कि वो वापस आकर इसे ठीक कर दे, लेकिन तुम अंदर से जानते हो कि वो कभी वापस नहीं आएगा। माँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं भी कभी उनके लिए छाता पकड़कर खड़ा होना चाहता था। तुम रो सकते हो, वो छाता अभी भी यहीं है। अब तुम इसे अकेले भी संभाल सकते हो। हाँ हाँ हाँ। मेरे भाई ने कहा कि तुम बहुत काबिल हो। क्या तुम सुन सकते हो? क्या सुन सकता हूँ? दीवार खुरचने की आवाज। सब कहते हैं कि मैं पागल हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि ये मेरा हेलुसिनेशन है और भाई कहता है कि ये स्ट्रेस की वजह से है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सच है। वह दीवार के अंदर है। कोई लगातार दीवार खुरच रहा है। शियाओया, बराबर वाला कमरा तो पूरी तरह खाली पड़ा है। वहाँ कोई है। वह गिनती गिनता है, 1 2 3, और मेरे सोने का इंतजार करता है। यहाँ तक कि मेरे सपनों में भी वह दीवार खुरचता रहता है। हाँ हाँ हाँ। कैप्टन झाओ, आपकी बहन पागल नहीं है। इससे जो आवाज सुनाई दे रही है वो बिल्कुल सच है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बगल वाले कमरे में कोई है? कमरे में नहीं, दीवार के अंदर। इसके कमरे की दीवार की जांच कीजिए, खासकर उस दीवार की जो बगल वाले कमरे से जुड़ी हुई है। वहाँ एक छिपी हुई जगह है। वहाँ कुछ है, या यूँ कहें कि कोई मौजूद है। अभी जाइए। इसी वक्त वो इंसान अभी मरा नहीं है, वो अभी भी दीवार खुरच रहा है। आखिरकार किसी ने तो मेरी बात पर यकीन किया। मेरे घर पर तुरंत हथौड़े और दीवार तोड़ने के औजार भिजवाओ। शियाओया के कमरे की दीवार को अभी के अभी तोड़ दो। खबर का इंतजार कीजिए। दीवार गिराने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। दूसरा व्यक्ति साइकियाट्री विभाग का डायरेक्टर था। दिलचस्प है, मैं भी देखना चाहूंगा। तुम कौन हो? मैं लियू वेनेजेई हूँ, वार्ड 6 का इंचार्ज डॉक्टर। मैं अभी अभी मरीजों को देखकर निपटा हूँ। मिस्टर, मैं इन सब तंत्र मंत्र की बातों पर भरोसा तो नहीं करता, लेकिन हाल ही में मुझे एक बहुत अजीब सपना आया है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। बताइए। मैंने सपना देखा कि मैं एक सर्जरी कर रहा हूँ, जो कि मेरा रोज का काम है, लेकिन जैसे ही मैंने सर्जिकल ब्लेड से चीरा लगाने की कोशिश की, उसकी धार बिल्कुल नरम पड़ गई। मैं चाहे जितना भी जोर लगाता, त्वचा को छूते ही ब्लेड मुड़ जाता था। मैंने ब्लेड बदला, लेकिन दूसरा वाला भी ढीला पड़ गया। मरीज ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ बिना किसी खून के सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैं कितना भी काटने की कोशिश करता, खून का एक कतरा तक नहीं निकलता था। मैं घबराहट और चिंता से पसीने पसीने हो रहा था। मेरे अपने अंदाजे से ये शायद प्रमोशन के दबाव और काम की चिंता की वजह से है। मास्टर, आपका क्या मानना है? कोई दबाव नहीं है,
आपको क्या लगता है कि यह सर्जिकल चाकू रुकावट बनता है? ये सर्जिकल चाकू ही तो आपके और शरीर के मांस के बीच की दीवार है। आप धातु के जरिए जिंदगी को छूते छूते थक चुके हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि इस सर्जिकल चाकू को फेंक दो। आप अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी उंगलियां अंदर घुसाना चाहते हैं, उस तापमान को महसूस करना चाहते हैं, उस धड़कन को महसूस करना चाहते हैं और फिर उन्हें कुचल देना चाहते हैं। आप मजाक करना जानते हैं। भविष्यवाणी तो बस एक कोरी कल्पना ही है। मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ, बस लोगों की जान बचाता हूँ। आप खुद ही जानते हैं कि ये कोई कल्पना थी या नहीं। आपके हाथ बहुत ज्यादा स्थिर हैं। ये जान बचाने वाले हाथ नहीं लगते, बल्कि काम तमाम करने वाले हाथ लगते हैं। मेरी सलाह मानिए तो लंबी छुट्टी पर चले जाइए या फिर खुद को सरेंडर कर दीजिए। अरे वह तो उसी वक्त डर के मारे कांपने लगा। अचानक खबर आई कि वे दूसरी तरफ की दीवार को तोड़ रहे हैं। कैप्टन जाओ, हमने दीवार खोल दी है। ये अद्भुत था। शियाओया के कमरे की दीवार के पीछे एक जगह थी। वह दो इमारतों के बीच के खाली हिस्से में बनी थी। किसी ने बगल के किराए वाले अपार्टमेंट से रास्ता बनाया था और वहाँ साउंड प्रूफ शीट लगा दी थी। वह जगह सिर्फ आधा मीटर चौड़ी थी और वह इंसान, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक भगोड़ा था। वो लगभग 6 महीने से वहाँ रह रहा था। दीवार में ढेरों छेद थे जो सारे के सारे बिस्तर के सिरहाने की तरफ बने हुए थे। रात में जो खुरचने की आवाज आती थी वो उसके लेंस के ढक्कन को घिसने की वजह से आ रही थी। सच सामने आते ही वो लड़की पूरी तरह टूट गई। ये सब देखकर चांग फेंक ने वहाँ से जाने का फैसला किया। उस डॉक्टर लियू वेनेजिया में भी कुछ गड़बड़ है। उसके किए गए सारे ऑपरेशनों की जांच कीजिए, खास तौर पर उन मरीजों की जो ऑपरेशन टेबल पर ही मर गए। देखिए कि क्या उनकी मौत की वजह सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं, और अस्पताल के आसपास बिना लाश वाले गायब हुए लोगों को ढूंढिए। शुक्रिया। रात को घर पर डॉक्टर की गिरफ्तारी की खबर मिली। वो खाना खाने नीचे आया। पता चला क्या? उन्होंने उस साइकियाट्रिक अस्पताल से एक खतरनाक डॉक्टर को पकड़ा है। ये सब उस माइंड रीडर की सलाह की वजह से हुआ। अब इंटरनेट पर हर कोई उसे हाफ गॉड चांग कह रहा है। मैंने सुना है कि लोगों ने उसका पता जानने के लिए 20 लाख का ऑफर दिया है। प्रसिद्धि वाकई अपने साथ मुसीबतें लाती है। नया मिशन जारी। और स्थान शिंगुआंग मीडिया बिल्डिंग के सामने वाला चौक। समय सुबह 9 से 11 बजे। तरीका चेहरे और रूप रंग का मूल्यांकन, फेस रीडिंग, क्षेत्र सुंदरता, किस्मत और करियर। लक्ष्य 3 ग्राहकों को देखना और कमेंट्स के साथ रेटिंग देना, चेहरों का मूल्यांकन करना। ये तो आग में कूदने जैसा है। मैं उन लोगों के बीच जा रहा हूँ जो अपने चेहरे के दम पर जीते हैं और पहले ही 800 सर्जरियां करवा चुके हैं। उनकी सुंदरता और करियर के भविष्य को आंकना है। ऐसा लगता है कि सिस्टम को लगता है कि मेरे दुश्मन अभी भी कम हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये लोग बिना फिल्टर के अंदर से कैसे दिखते हैं। मुझे अपनी जवानी की याद एक हरे भरे मैदान की तरह आती है। वक्त इंसान को बूढ़ा कर देता है। ढलती हुई शाम और अधूरी प्रेम कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं। मिलियंस फॉलोअर्स वाली एक इन्फ्लुएंसर ने कहा, मास्टर मैंने सुना है कि आपकी रेटिंग बहुत सटीक होती है। मेरे इस चेहरे को भी एक रेटिंग दे दीजिए, 0 से 10 के बीच। मुझे कितने नंबर मिलेंगे? 2। मास्टर आपने देखने में कोई गलती तो नहीं की? क्या रोशनी थोड़ी कम है? मैं आपको एक और मौका देती हूँ, जरा ध्यान से देखिए। 1 नंबर और मिल जाता तो वो मान जाती। उसकी नाक की नोक टेढ़ी हो गई थी। आपके जबड़े को 3 बार घिसा गया है। अब ये त्वचा का वजन नहीं संभाल सकता। अब सब कुछ धागों के सहारे टिका हुआ है और आपके शादी के योग वाले हिस्से में बहुत ज्यादा फिलर्स भरे हुए हैं। वह नसों को दबा रहा है। आपको माइग्रेन के दौरे पड़ते हैं, है ना? और सबसे अहम बात, आपकी उम्र 42 साल है। झूठ, मैं 18 साल की हूँ। मैं पूरी तरह से नेचुरल हूँ। दोस्तों आप ही न्याय करो, क्या ये आदमी धोखेबाज है? मैं कहाँ से 42 साल की लगती हूँ? आपकी हड्डियों की उम्र झूठ नहीं बोलती। आपकी गर्दन की हड्डियों में घिसावट है और कमर में डिस्क की समस्या है। ये सालों तक बैठकर और हाई हील्स पहनकर काम करने के निशान हैं। कम से कम 20 साल का असर। मैडम कब तक 18 साल की होने का नाटक करेंगी? आपके तीनों बच्चे शायद अब आपका चेहरा पहचान भी न पाए। उसका बनावटी नाटक बिखर गया और वह डर के मारे भाग गई। अचानक वह सबके निशाने पर आ गई। मास्टर मुझे देखिए, मुझे रेटिंग दीजिए, मैं पैसे दूंगा। मुझे अपने एक्टिंग करियर का भविष्य जानना है। मास्टर मेरी रेटिंग क्या है? क्या मैं मशहूर हो जाऊंगा? दोस्तों आज कोई ईटिंग स्ट्रीम नहीं होगी। आज हम इस माइंड रीडर से सलाह लेंगे। हाँ, अगर मास्टर ने कहा कि मेरी रेटिंग 10 है तो मैं ये पूरी बोतल एक बार में गटक जाऊंगा। मास्टर मेरा नाम अहच्यांग है। क्या मेरा चेहरा धन और प्रसिद्धि दर्शाता है? मेरे फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल की स्ट्रीम में ही मुझे 50,000 के डोनेशन मिले थे। ये सब मेरी किस्मत है। कहते हैं ना कि बड़े आदमी का पेट भी बड़ा होता है ना? ही ये पैसा तुम्हारी जान के बदले मिला है। क्या घर खरीदने का पैसा? बिल्कुल, मैं कैश देकर खरीदने की सोच रहा हूँ। रात के खाने में क्या खाया था? कुछ खास नहीं। 5 किलो मसालेदार क्रैफिश, 2.5 किलो भुना हुआ मांस, 1 किलो कच्चा मैरिनेट किया हुआ केकड़ा और 52 डिग्री वाली शराब की ये बोतल। क्या मास्टर को भी भूख लगी है? मेरी गाड़ी में पोर्क ट्रॉटर्स रखी है, मैं दोला सकता हूँ। तुम्हारी रेटिंग माइनस में है। माइनस में? मास्टर आप भी बड़े मजाकिया हैं। किसी की रेटिंग माइनस में कैसे हो सकती है? क्योंकि तुम मरने वाले हो। मुझे बद्दुआ मत दीजिए, मेरी सेहत एकदम बढ़िया है। पिछले हफ्ते के चेकअप में बस फैटी लिवर निकला था। फैटी लिवर किसको नहीं होता? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं मरने वाला हूँ? तुम्हारे पेट में जो है वो खाना नहीं, सड़ चुका कचरा है। जो पैसा तुमने कमाया है उससे नया पेट नहीं खरीदा जा सकता। बकवास। मैं अभी ये सब एक सांस में पीकर दिखाऊंगा ताकि पता चले कि मेरा पेट कितना मजबूत है। मत पियो, तुरंत 120 पर कॉल करो और पेट की सफाई करवाओ और अंदरूनी खून रोकने के लिए सर्जरी कराओ।
आओ, शायद 2 साल और जी सको, लेकिन अगर तुमने एक निवाला भी और खाया तो ये तुम्हारा आखिरी खाना होगा। मैं तो फिर भी पीऊंगा। तुम खुद को समझते क्या हो जो मुझे डरा रहे हो? उसने सारा सड़ा हुआ खाना बाहर उल्टी कर दिया। समय, प्रेम कहानियाँ, फूल और पंछी, एक मुस्कान के साथ सब खत्म हो जाता है। कुछ ही देर बाद उसे एम्बुलेंस ले गई। आसपास के लोग चांग फेंक को खौफ से देखने लगे। तीसरा ग्राहक एक आलिशान कार में आया। वह स्टारलाइट मीडिया का प्रेसिडेंट था। मास्टर, मैं इस इमारत का मालिक हूँ। आपने देखा कि अभी क्या हुआ? आपके पास वाकई कोई विद्या है। मैं आपको ऊपर चलकर मेरे साथ चाय पीने के 1 करोड़ दूंगा। मेरी कंपनी का वास्तु देखिए और आने वाले सालों में मेरी किस्मत बताइए। चांग फेंक अपने फोन में लगा रहा और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ये देखकर बॉस ने तुरंत ऑफर बढ़ा दिया। अगर आपने सही बताया तो मैं 2 करोड़ दूंगा। उसके बाद आप शिंगुआंग मीडिया के वास्तु सलाहकार बन जाना। सैलरी आप खुद तय करना। इसे रख लीजिए। इसका मतलब है कि मैं ये पैसा नहीं कमा पाऊंगा। प्रेसिडेंट ली, आपकी किस्मत का भाव बहुत तेज है। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है। मेरा एक नियम है, समय होते ही मैं निकल जाता हूँ। स्वर्ग का राजा भी इसे नहीं बदल सकता। मिस्टर ली ने गुस्से में आकर रास्ता रोक लिया। क्या ये आपको कम लग रहा है नौजवान? मौकों का फायदा उठाना सीखना चाहिए। मैं ओवर टाइम के लिए 2 गुना दे सकता हूँ। प्रेसिडेंट ली, मुझे पैसों से प्यार नहीं है। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। आपका माथा काला पड़ रहा है और आपकी भौहों के बीच की रेखा टूट चुकी है। इस इमारत का वास्तु संतुलन बिगड़ चुका है। कोई भी पैसा इस खड्डे को नहीं भर सकता। क्या कहा तुमने? अगर आप परामर्श चाहते हैं तो कल सुबह जल्दी आइएगा। इस इमारत का वास्तु वाकई खराब हो चुका था। मिशन की स्थिति, प्रगति जारी, 2/3 काम पूरा। अगली सुबह प्रेसिडेंट ने सोसाइटी का मेन गेट बंद करवा दिया। आम निवासियों को भी अंदर बाहर जाने से रोक दिया गया। बॉस, हमने जांच कर ली है। चांग फेंक बिल्डिंग 5 अपार्टमेंट 502 में रहता है। वो कल रात वापस आया था और तब से बाहर नहीं निकला है। नजर रखो, मुझे नहीं लगता कि वो कभी बाहर ही नहीं आएगा। जैसे ही वह दिखे, चाहे खाना लेने के लिए हो या कचरा फेंकने के लिए, उसे सीधे गाड़ी में बिठा लेना। लेकिन दोपहर तक भी कोई बाहर नहीं आया। दरवाजा खटखटाओ और उससे कहो कि मेरे सब्र की भी एक सीमा है। पैरामेडिक्स चांग फेंक को स्ट्रेचर पर इमारत से बाहर ले जा रहे थे। रास्ता छोड़िए, हटिए सामने से। चांग फेंक, नाटक बंद करो। तुम्हें पता नहीं है क्या 2 करोड़ कम पड़ रहे थे? तुम्हें और कितने चाहिए?